नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने बायो में पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज हम देख रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो है इसके बीच अंतर क्या है। एक होती है हमारे पास पादप कोशिका, प्लांट सेल, और दूसरी होती है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है उसमें अंतर जो है उसके बारे में हम देखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। नॉर्मली डायग्राम की बात करेंगे हम। ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसे कहते हैं हम सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्लियर। ये हो गया हमारे पास केंद्रक, और ये होगी केंद्रिका, और जो बीचों बीच आप खाली स्थान देख रहे हो इसको कहते हैं रिक्तिका, या हम कह सकते हैं रसधानी, जिसे हम वैकुलस कहते हैं। और जो पादप कोशिका होती है इसमें होता है गोल्जिकाए। गोल्जिकाए जो है मुड़ी हुई घुंडी के रूप में होता है, इसे बोलते हैं डैक्टियोसोम। और ये होती है अपने पास कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, और यहां पर जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं हम लवक। इसे हम कहते हैं लवक, प्लास्टिड। इसे हम कह सकते हैं लवक। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका जो है वो इस प्रकार से होती है, उसका केंद्रक जो है सेंटर में होता है। ये हो गया केंद्रक। केंद्रक में केंद्रिका, और इस प्रकार से होते हैं हमारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया। काफी सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी प्रकार से पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है इसमें छोटी छोटी होती हैं रिक्तिकाएं। ये छोटी छोटी जो हैं ये है रिक्तिका। क्लियर। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के आसपास जो होती है इसके पास जो है इस प्रकार से बनी होती हैं खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका। इसको बोल देते हैं खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका। और ये होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, और इसी के अंदर होते हैं तारककाय।
तारककाय सेंट्रोसोम, जिसे हम कहते हैं तारककाय। तारककाय केवल जो है पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखनी, जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में तारककाय जो है नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। केंद्रक दोनों में। अब यहाँ पे देखिए, पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती हैं, जिसके कारण केंद्रक एक साइड में चला जाता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जिसके कारण केंद्रक क्या है, सेंटर में रहता है। और केंद्रक जो होती है, इसके चारों ओर छोटे छोटे इस प्रकार से होते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पे जो है राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है गोल्जिकाय दोनों में होता है, जैसे तारककाय है, ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। अब देखिए डायग्राम में अंतर क्या रहा है, यहाँ पर क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो है दोनों में होती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, पादप को जो होता है, पादप की कोशिका को दृढ़ संरचना प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, जो जीव द्रव्य है और कोशिका जो है उसको एक आकार प्रदान करने का कार्य जो करती है, वो हमारे करती है कोशिका झिल्ली। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये छोटी छोटी बातें जो है हमें आगे लेके चलनी है साथ में। क्लियर। अब हम चलें आगे। देखिए, कोशिका 3 भागों में बटी हुई है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य कोशिका के मुख्य कोशिकांग हैं। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे अब। कोशिका की संरचना में पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है कोशिकांग। और कोशिका में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो कोशिका है, इसके 3 भाग हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक होता है कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। दूसरी होती है हमारे पास कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा होता है जीव द्रव्य, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य के अंदर होता है 2 भाग। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक। क्लियर। और कोशिका द्रव में जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। और यहां पर होते हैं सक्रिय कोशिकांग, जो तुम्हें पहले पार्ट में बताया था। सक्रिय कोशिकांग में यहां पे आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब जो इसमें पाए जाते हैं। इसी के कोशिका द्रव के अंदर ही केंद्रक होती है। केंद्रक के पार्ट्स अलग अलग हैं, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है। अब सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है इसका। ये बात ध्यान रखनी है। कोशिका भित्ति जो है, इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है।
अब हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरा हम बात करें तो यह पारगम्य होती है, यह पारगम्य होती है। पारगम्य को कहते हैं परमिएबल, यानी कि इससे पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो है पदार्थ जो है अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें कोशिका भित्ति जो होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यह केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यह पारगम्य होती है, यानी कि पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है यह बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसका अपवाद है कवक। कवक जो है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनती है, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, और जो है कवक में काइटिन की होती है। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को दृढ़ संरचना प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका को एक दृढ़ संरचना प्रदान करती है, एक कठोर आवरण प्रदान करती है। यह बात ध्यान रखनी है। और दूसरा हम बात करें कोशिका भित्ति की, तुम्हें बताया था इससे पहले कोशिका भित्ति के कुछ भाग होते हैं। एक होता है इसका मध्य पटल। मध्य पटल जो होती है इसमें होते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैकेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है पैकेट के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति की जो मध्य पटल होती है वो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है अणु होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है अणु पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लियर। यह बात ध्यान रखनी है। मध्य पटल किसे कहते हैं? दो पास की कोशिका भित्ति के बीच पाई जाने वाली रचना। दो पास वाली जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती हैं, जो प्राथमिक कोशिका है हमारी, उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसे मध्य पटल कहते हैं। मध्य पटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु होते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। इसी के कारण हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम धातु का एक अणु जो क्लोरोफिल के नाभिक में पाया जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु होती है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु जो है प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल में नाभिक में पाई जाती है। क्लियर। दूसरी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है यह बनी होती है सेलुलोज। इसका निर्माण होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, इनसे बनी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके बाद आती है द्वितीयक कोशिका भित्ति। ये सारे कोशिका भित्ति के भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। द्वितीयक जो कोशिका भित्ति होती है ये बनती है लिग्निन व सुबेरिन की।
लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है द्वितीय कोशिका भित्ति। देखिए मध्यपटल जो होती है, जो फल होते हैं हमारे, जैसे जैसे फल पकते जाते हैं तो मध्यपटल जो है मुलायम होकर घुल जाती है, जिससे पके हुए फल मुलायम हो जाते हैं। क्लियर। द्वितीय कोशिका भित्ति लिग्निन की होती है। इसके बाद आता है तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति जो होती है यह बनती है जाइलॉन की। क्लियर। तृतीय कोशिका भित्ति बनती है जाइलॉन की, यह बात ध्यान रखनी है। तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण जो है जाइलॉन से किया जाता है, जाइलॉन की बनी होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और ये किसकी बनी होती है। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है पादप कोशिका को दृढ़ संरचना, यानी कि कोशिका को एक कठोर आवरण प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करें दो पास की कोशिका भित्ति को जोड़ने वाली संरचना प्लाज्मोडमेस्टा। प्लाज्मोडमेस्टा जीव द्रव्य तंतु कहलाती है। दो पास की कोशिका भित्ति, यानी कि ये जो डायग्राम बनाया हमने ये एक कोशिका का है, ये केवल पादप की एक कोशिका है। ठीक है। इसी के साथ जो है दूसरी कोशिका भी जो है इस प्रकार से जुड़ी होगी, दूसरी कोशिका जो है इसके पास जुड़ी होगी। तो इन दोनों कोशिकाओं की ये जो मध्य पटल इसी को कहते हैं, इसके बीच जो खाली स्थान है मध्य पटल, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, प्लाज्मोडमेस्टा कहलाती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसे हम प्लाज्मोडमेस्टा कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्लियर। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अपवाद है काइटिन। इसके अलावा पूछे मध्य पटल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु। प्राथमिक कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, द्वितीय कोशिका लिग्निन सुबेरिन और तृतीय कोशिका भित्ति जो है जाइलॉन की बनी होती है। क्लियर। ये हम बात करते हैं पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे वाले भाग की। इसके बाद आता है हमारे पास कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली जो है इसके कई उपनाम हैं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, और इसी को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा कला, और इसी का एक नाम हो रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इन सभी नामों से जानते हैं इसको। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है। इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा कला, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, इन सभी के नामों से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है ये कितनी परतों में बनी होती है। ये त्रिस्तरीय आवरण होता है। क्लियर। ये जो है त्रिस्तरीय आवरण के रूप में होती है, यह बात ध्यान रखनी है। त्रिस्तरीय आवरण होता है। दूसरा हम बात करें कोशिका झिल्ली जो है इसकी जो खोज की थी सी क्रेमर और नगेली ने, इसका जो खोज करता है सी क्रेमर व नगेली,
इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य के बाहर एक पतली संरचना पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है। ये जो है पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। और ये हम कह सकते हैं कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम, एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यानी कि दूसरा ये क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका के बाहर होती है और ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, उसको साइज प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद इसकी मोटाई की बात करें, कोशिका झिल्ली जो है इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम से 105 एंगस्ट्रॉम तक जो है हो सकती है। और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हमें पता है। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज करते हैं हम सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया भाई। कोशिका को आकार कौन प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इसी से संबंधित, यह जीवित व अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है इससे कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं। यानी कि सेमी परमिएबल होने के कारण ये पदार्थों का जो है नियंत्रण करती है। यानी कि कोशिका में जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण जो है वो इसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली। कई बार इसको अर्धपारगम्य कह देते हैं और कई जगह पे इसको कह देते हैं वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य। अब चयनात्मक का आप अपने आप समझ लो, चयन करना, किसी चीज का चयन करना, यानी कि इसके द्वारा कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति तुम्हें बताया था वो होती है निर्जीव, ये होती है संजीव, जीवित होती है। ये होती है लिविंग सेल, वो होती है हमारे पास नॉन लिविंग। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए इससे कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। क्लियर, जीवित और अर्ध पारगम्य होती है। इसके बाद हम आगे बात करें नेक्स्ट जो है, ये सारी बातें लिखते जाना, भी आप नोट्स बना सकते हो, नोट करते जाना। उसके बाद हम बात करें तो यह लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड कहते हैं हम वसा, कई बार इसको लिख देते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, बात एक ही है। लिपिड का मतलब होता है वसा, वसा और प्रोटीन की मिलकर बनती है, यह बात ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की, यह बनती है लिपिड प्लस प्रोटीन की। क्लियर, कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम बात करें कोशिका झिल्ली जो है, अब देखिए कोशिका झिल्ली के आर पार, कोशिका झिल्ली के आर पार कुछ पदार्थ
ब्रैकेट में लिख रहा हूं CO2 व ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, इससे कोशीय पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जैसे हम मान लें CO2 और ऑक्सीजन जो है वो किस विधि से अंदर बाहर आ सकते हैं, उसको बोलते हैं विसरण। विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण जो है इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है, विसरण विधि द्वारा जो है अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इस बात को आपको नोट करना है। क्लियर? कोशिका झिल्ली के आर पार जो पदार्थ आ जा सकते हैं वो विसरण प्रक्रिया से। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। अब इससे संबंधित जो मत हैं वो समझ लीजिए। कोशिका झिल्ली से संबंधित जो मत हैं, पहला जो मत दिया गया था वो था सैंडविच मॉडल। कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल जो प्रस्तुत किया था, कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था डेनियली और डॉब्सन ने। डेनियली व डॉब्सन ने जो है प्रस्तुत किया। दूसरा जो है कोशिका झिल्ली का जो है इकाई कला सिद्धांत, इकाई कला सिद्धांत, और इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने। पहली बार कोशिका का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने। इसके बाद है तरल मोज़ेक मॉडल, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल ये प्रस्तुत किया था सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने जो है तरल मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया था कोशिका झिल्ली के। समझ में आ गई बात? ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। कोशिका झिल्ली से संबंधित ये मत दिए गए थे, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली में जो द्रव अंदर बाहर आ जा सकता है वो किस माध्यम से होता है? प्रासरण की बात कर रहे हैं हम। इसी में हम बात कर रहे हैं प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? प्रासरण होता है जल में विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल जो है विसरण के नियमों के, जल विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। तो उसे प्रासरण कहते हैं। यानी कि जल जो है विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, और जब जल के अणुओं की गति कौन सी? कोशिका झिल्ली में होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रासरण। क्लियर?
अगर कोशिका के अंदर जल ज्यादा चला गया तो कोशिका फूल जाएगी, कोशिका से जल ज्यादा बाहर आ गया तो कोशिका है सिकुड़ जाएगी। अगर कोशिका में जाने वाले और बाहर आने वाले द्रव की मात्रा सेम है तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अल्प प्रासरणी दाब। अल्प प्रासरणी विलयन किसे कहते हैं? अल्प प्रासरणी दाबी विलयन कर लेना। अल्प प्रासरणी दाबी विलयन जो होता है ये किसे कहा जाता है? हम बात करें चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका में, जंतु कोशिका या पादप कोशिका में नमक या शक्कर कम मात्रा व जल की अधिक मात्रा रखें, यानी कि जंतु या पादप कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें नमक या शक्कर कम मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में हो, तो जल प्रासरण द्वारा जल जो है प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। जल जो है प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प प्रसरणी दाबी विलयन कहते हैं। यानी कि जल कोशिका में अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोशिका फूल जाएगी। कोशिका जो है इस कंडीशन में फूल जाती है। अल्प प्रासरणी दाबी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका का आकार जो है बढ़ जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ऐसा विलयन जिसमें नमक कम मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में, उसमें हम जैसे बात करूं सिंपल सी, प्याज हम लोग खाते हैं, प्याज के काटने के बाद एक पतली सी थैली के समान एक झिल्ली निकलती है, वही है हमारे लिए कोशिका झिल्ली। उस कोशिका झिल्ली को यदि हम ऐसे विलयन में रख दें तो उसमें ये प्रभाव पड़ने वाले हैं। कोशिका कब फूल जाएगी? जब नमक या जल कम मात्रा, नमक या शक्कर कम मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में, तो उसे विलयन को हम कहते हैं अल्प प्रासरणी दाबी विलयन। कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। क्लियर। और ये क्यों हो रहा है? ये जल की सांद्रता के कारण हो रहा है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं प्रसारण में जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होती है। निम्न जल सांद्रता की ओर होती है। यानी कि सिंपल सी बात करें, हमने एक गिलास लिया, इसमें पानी डाल दिया विलयन, और इसमें हमने एक कोशिका रख दी, कोई भी है, कोशिका रखी, कोशिका झिल्ली को रखा गया, तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो है ये विलयन है, ये ऐसा विलयन है, इसी को मान लेते हैं अल्प प्रसारणी, जिसमें कम मात्रा में तो क्या है? नमक, और जल क्या है? अधिक मात्रा में। तो ऐसे विलयन में जब हम कोशिका को रखेंगे तो कोशिका में जल ज्यादा चला जाएगा,
और बाहर आने वाले जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, इसलिए कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रासरण के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जल उच्च जल सांद्रता और निम्न जल सांद्रता की ओर होती है, तो उस समय जो है प्रासरण की क्रिया होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जो भी पार्ट्स हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर देखें। धन्यवाद।